हमारे द ग्रेट फेमस युवाल नोआ हरारी, वो कहते हैं पहले हम होमो सेपियंस थे, अब हम इंसान हैं। उसके बाद हम क्या होंगे? उनके हिसाब से हम होमो डायस होंगे, मतलब वो अलग स्पीसीज होगी फ्यूचर की। उनकी पूरी किताब है होमो डायस। आज से 50,000 साल बाद कुछ अलग ही स्पीसीज हम होंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारी कॉन्शियसनेस बदलेगी। फिलहाल हम इस बॉडी में इसलिए हैं बिकॉज हमारी बॉडी हमारी कॉन्शियसनेस के साथ मैच करती है। हमारे कॉन्शियसनेस के दो रूप हैं, एक लिक्विड और एक सॉलिड। लिक्विड वाली रात को जब हम अलग होते हैं, सपने में जाते हैं, तो सो लेती है, सपना देख लेती है। सॉलिड वाली अपने आप को बॉडी मानती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ुलूंगा चैलेंज 2023 में। हम लोग गॉस्पेल्स पढ़ रहे हैं, महाअवतार के वाक्य। ये ऐसे हैं जैसे कि भगवत गीता, लेकिन इस ज़माने की भगवत गीता। अगर आपको डायरेक्टली बुद्ध मिल जाए और आप उनके मुंह से कुछ सुनना चाहें, पूछना चाहें, तो ये वही वाक्य है। कल हमने पढ़ा था 4 स्टेजेस। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो 4 स्टेजेस, कुछ याद है क्या था? सबसे पहला स्टेज, द माइंड रिएक्ट टू दैट विच इज़ सीन, सबसे पहला स्टेज था। अभी हम पढ़ रहे थे हैबिट में, हमारे आसपास जो कुछ भी है उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं, वो यही है। तो सबसे पहला स्टेज है जब आदमी मेडिटेशन नहीं करता, द माइंड रिस्पॉन्ड्स टू दैट विच इज़ सीन। फिर आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं। देन फॉलोज द मोमेंट ऑफ माइंड कंट्रोल। मेडिटेशन से बहुत पहले ऑब्जर्वेशन चलता है, उसमें आपको ढेर सारे डिसिप्लिन्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे अभी हम लोग योग करते हैं सुबह, तो हम बॉडी के डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। हम ज़बरदस्ती टेढ़े होते हैं, खड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं, सांप की तरह बैठते हैं, तितली की तरह चलते हैं, वो सब डिसिप्लिन है। ऐसे ही अपने थॉट्स के साथ डिसिप्लिन करना होता है। इसीलिए मैंने आपको वो शब्द यूज़ करने से मना किया जो शब्द गाली की तरह यूज़ होता है। जब भी आप परेशान हो ना, दुखी और परेशान हो, तो ये जान चाहिएगा कि मुझे कुछ करना है। क्या करना है? द मोमेंट ऑफ माइंड कंट्रोल। परेशान होना मतलब जैसे माइंड में से कुछ निकलना ज़ोर से, कोई एक्सपीरियंस, कोई इमोशन, कोई थॉट। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने मोमेंट ऑफ माइंड कंट्रोल नहीं साधा, आपने रिस्ट्रेन नहीं रखा अपने मुंह से, अपनी एक्टिविटी से। क्या किया? जो मर्जी आए करा। तो जब ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो ये होगा सेकंड स्टेप, द मोमेंट ऑफ माइंड कंट्रोल। हर छोटी छोटी चीज़ में आपको फ्री विल यूज़ करना है, उसी से आएगा माइंड कंट्रोल। अगर ये बहुत टाइम तक करेंगे, देन एंसूज द मोमेंट व्हेन द चित्ता रिस्पॉन्ड्स टू बोथ द फैक्टर्स। तब धीरे धीरे आपके अंदर में ना एक चित्त है, कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस को समझिए पानी की तरह, और ब्रेन को समझिए कोई स्पॉन्ज की तरह। पानी स्पॉन्ज में फैला होता है, लेकिन जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये पानी स्पॉन्ज से अलग हो जाता है, ब्रेन में से कॉन्शियसनेस अलग हो जाती है। और ये कॉन्शियसनेस है वो जो जिंदा है, और वही रिस्पॉन्ड करती है। ये सॉलिड ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो तो खाली रिसीव करता है और वहाँ रहता है। रिस्पॉन्ड ये करता है, जैसे आपके फ़ोन में, आपके टीवी में क्या चीज़ है जो रिस्पॉन्ड करती है? बिजली। बिजली की वजह से आप देखते हैं चीज़ों को। अगर बिजली ना हो, आपका मोबाइल हो और टीवी हो, तो कुछ चलेगा ही नहीं। ऐसे हमारे ब्रेन में जो बिजली है वो है कॉन्शियसनेस, और बाकी जो हार्ड मास है, ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं, वो सॉलिड चीज़ है। तो जब आप ऑब्जर्व करते हैं, बहुत टाइम तक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, तो ये कॉन्शियसनेस आपके ब्रेन से अलग होना शुरू हो जाती है। तब आप क्या महसूस करेंगे? जो बाहर से सेंसेस आ रहे हैं उसको भी देख पाएंगे, और आपके अंदर से जो थॉट्स निकल रहे हैं उसको भी देख पाएंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं शुरू में एकदम पहली बार, तो आप बाहर रोड पर देख ही नहीं पाते। आपको बार बार गाड़ी देखने का मन करता है, कहाँ पर क्लच है, कहाँ एक्सीलेटर है। लेकिन धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस इतनी जम जाएगी कि आप रोड पर देखेंगे और गाड़ी चलाते रहेंगे। आपको बिना देखे ही एक्सीलेटर, क्लच सब कुछ चेंज कर देंगे आप। लेकिन ब्रेन में इसका जादू एकदम अलग है। जब आपके पास कोई इम्पल्स आया और उसके बाद उसमें से निकला एक थॉट या एक इमोशन या एक रिफ्लेक्स, और उस रिफ्लेक्स को भी आप देखते हैं,
और उसके बॉस की तरह फील करते हैं। ये वो फीलिंग ऑफ इन कंट्रोल है। बुद्ध कहा करते थे एक आदमी जो दूसरे को हरा सकता है उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर महान वो आदमी है जो अपने ऊपर जीतता है। अपने ऊपर जीतना मतलब जो बाहर से इम्पल्स आ रहे हैं उनको भी रिस्पॉन्ड करना, और जो निकलने वाले थॉट्स हैं उनको भी रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है उनको अपने कंट्रोल में रख पाना। जब बोलना है तो बोलो, नहीं तो रख सको अंदर। और लास्ट में आता है, कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती लास्ट में। द परसीविंग कॉन्शियसनेस हैज़ फुल स्वे। जो अंदर की डिवाइन फ्रैगमेंट है वो है परसीविंग कॉन्शियसनेस। उसका पूरा कंट्रोल हो जाता है। एक तरह से सारे छुटपुट नौकर चाकर जो कंट्रोल कर रहे थे ब्रेन को, IESM और वो सब हट गए, आया बिग बॉस। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस व्हेन अ पर्सन इज ट्राइंग टू लर्न मेडिटेशन। आगे देखते हैं। अगर आप इन सारे सूत्रास को रेगुलर बेसिस पर समझेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप धीरे धीरे करेक्टिव मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं और उसकी वजह से एक स्टेडीनेस आएगा आपके ब्रेन में। कॉन्शियसनेस अलग होगा, ब्रेन अलग होगा, और कॉन्शियसनेस छलकते हुए पानी की तरह नहीं होगा। एकदम ऐसा लाइव एलिमेंट होगा जो स्पिरिचुअल परसेप्शन कर पाएगा। अभी हमारी आंखों में अगर आंसू हो या पानी हो तो हम देख नहीं पाते, लेकिन क्लीन आंखें देख पाती। जब हमारी कॉन्शियसनेस एकदम क्लियर होती है तो उसको जो दिखता है उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल परसेप्शन। ये बड़ी स्पेशल होती है। इसको आप ये भी कह सकते हैं तीसरी आंख खुलना शुरू हो जाती है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसके पास कोई गेम हो, टॉयज़ हो, मोबाइल हो, टीवी हो, कोई भी चीज़ हो, तो मजबूर होता है वो बेचारा उसके साथ खेलने के लिए। ना भी चाहे तब भी खेलने का मन करता है उसको। और सेम प्रॉब्लम एक बड़े के साथ होती है। हम बड़ों के पास ये सेक्शन 1 में, माइंड के सेक्शन 1 में पिक्चर बनती रहती है 24 घंटे, और जो भी पिक्चर बनती है उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी को सोचते रहते हैं। उसी पिक्चर को, थॉट्स को, उसी पिक्चर को बढ़ाने के लिए हम वीडियोस देखते हैं, लोगों से बातें करते हैं। सेक्शन 1 एक तरह से ना 24 घंटे वॉमिट करता रहता है, पिक्चर फॉर्मिंग है। लेकिन जब सेक्शन 2 बनना शुरू होता है, मजबूत होना शुरू होता है, तो आप इस खेल में कम से कम इन्वॉल्व होते हो। जैसे एक आदमी एकदम लोएस्ट लेवल पे जब जॉब करता है ना, तो उसको सारे छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। लेकिन जब आदमी थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, उसके नीचे 2-3 लोग काम करते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उसको सारे छोटे काम नहीं करने होते, उनको बताना होता है काम करो। फिर जब एक आदमी थोड़ा और ऊँचा उठ जाता है तो मैनेजर हो जाता है, उसके नीचे 30-40 लोग काम करते हैं, तो वो सारे 30-40 लोगों को नहीं कंट्रोल करता, वो खाली 2-3-4 को, मैनेजर्स को कंट्रोल करता है। और एक आदमी जो सबसे बड़ा मालिक होता है उसको इन्वेस्टर बोलते हैं। वो तो वॉरेन बफेट की तरह होता है, वो तो जाता ही नहीं है, उसके पास कम से कम 60-70 कंपनीज़ हैं, वहाँ जाता ही नहीं कभी। आपके ब्रेन में सेक्शन 2B जब डेवलप होना शुरू हो जाएगा, आपको इस थॉट फॉर्मिंग सेक्शन 1 के अंदर में इंडल्ज होना की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। मुझे बचपन में बड़ी लालच होती थी कि कैसे लोग होते हैं जो ऐसे आंख बंद करके समाधि में चले जाते हैं, ध्यान करते हैं। अब जाके समझ में आया, उसको ज़ेनोगा में बोलते हैं वन पॉइंटेडनेस। जैसे हम जब सोते हैं तो वो भी एक तरह का वन पॉइंटेडनेस ही है, लेकिन अनकॉन्शियसनेस। हम डिस्टर्ब नहीं होते, पूरी तरह से हम ऑल्टर्ड स्टेट में होते हैं। बॉडी एकदम साधु की तरह एक ही पोजीशन में घंटों घंटों तक रहती है, लेकिन वो स्लीप की वजह से होती है। वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, स्लीप की वजह से होती है। लेकिन यहाँ पर जब सेक्शन 2B जब आपका डेवलप होता है, और उस हमारे सेक्शन 1 में IESM में एक रिदम होता है। रिदम मतलब वो तो रिदम है, लेकिन हमारे माइंड में IESM का रिदम मतलब क्या होता है? एक फ्लो जहाँ पर अगर मैं डिस्टर्ब्ड हुआ हूँ तो इंटेलिजेंस उसको संभाल ले। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो फील करने वाली है तो इमोशन इंटेलिजेंस को बोले मैं हूँ ना, हम दोनों साथ में फील करेंगे। और जब सेक्सुअलिटी आती है तो पूरी तरह से इन कंट्रोल होता है वो आदमी, देखता है माहौल को, देखता है पर्पस को। ये है रिदम। तीनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं। नॉन रिदम क्या है? हमारा हर्ट होना। जब हम हर्ट होते हैं तो बेसिकली हमारे इंटेलिजेंस और हमारे इमोशन के बीच में एक ज़ोर से टकराव होता है और उसमें दोनों को चोट लगती है, और उसकी वजह से हम 1 दिन 2 दिन तक मुंह फुलाए रखते हैं। हमको पता ही नहीं चलता कि हम अंदर से नॉन रिदम में हैं। लेकिन जब रिदम आता है तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ फ्लो, इट्स अ जॉय। आप ये नहीं कह पाते मुझसे काम नहीं हो सकता, मुझे बाहर से कोई चेंज की ज़रूरत है, तब जाकर के मैं कुछ कर पाऊंगी, कुछ बनूंगी।
एवरी मोमेंट, एवरी प्लेस, एवरी पर्सन, एवरीथिंग यू डू, इट्स कंप्लीट। कोई भी चीज़ आपके लिए आधी अधूरी नहीं होती, बिकॉज तीनों चीज़ें, इमोशंस चाहिए तो इमोशन आ जाता है, इंटेलिजेंस चाहिए तो इंटेलिजेंस आता है, हैबिट चाहिए तो एस सेंटर आ जाता है। तीनों मिल करके काम करते हैं। डांस होता है, परफेक्ट डांस। जब ये होता है तब आपको वन पॉइंटेडनेस होगा, जब आपके ब्रेन में हर्ट नहीं होगा, आपके अंदर में ऐसी कोई डिज़ायर नहीं होगी जो आपको परेशान करे, तो आपके अंदर में वन पॉइंटेडनेस डेवलप होगा, उस समाधि का स्टेज आने की पॉसिबिलिटी डेवलप होगी। ये जो आपको दुनिया दिखती है ना, इसके पीछे ढेर सारे वंडर्स हैं, चमत्कार हैं। वो हमारी आंखों को दिखते नहीं हैं, वो केवल सेक्शन 2 को दिखेंगे। सबसे बड़ी परेशानी क्या है, ये सब जो बातें आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं ना, ये सब ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? बिकॉज हमारा सेक्शन 1 इतनी ज़ोर से घड़ करके बोलता है, इमोशन, इंटेलिजेंस, इमोशन कुछ और चाहता है, इंटेलिजेंस कुछ और चाहता है। इतनी भीड़ है कि जब उसको सुनने को मिलता है, जब उसको कोई बोलता है, अरे तुम्हें पता है इस दुनिया में ब्रह्मांड में वंडर्स हैं, चमत्कार हैं, तो बोलेगा हाँ कहाँ बोला था ये भैया, कुछ नहीं समझ में आता हुआ, कुछ समझ में नहीं आता उसको, इसलिए उसको कुछ बिलीव नहीं होता। अर्जुन को कृष्ण ने पूरी गीता में समझाया कि अर्जुन इतने वंडर्स हैं दुनिया में। वंडर समझते हैं? आप चाहती हैं नौकरी, आप चाहते हैं सक्सेस, आप चाहते हैं कुछ करियर, वो सारी की सारी चीज़ें चुटकियों में हो जाती हैं, बिकॉज इस दुनिया के पीछे के जो लॉज हैं वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे ना। तो ऐसा है जैसे आप मैट्रिक्स को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। मैट्रिक्स देखा था कैसे कंट्रोल में करते हो? नियो बस ऐसे हाथ उठाया, गोली रुक गई, हवा में उड़ गया। वो वंडर्स हैं, इस दुनिया के वंडर्स हैं, लेकिन वो दिखते कब हैं? सेक्शन 2 के खुलने के बाद। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपकी प्रॉब्लम ये है, डू यू बिलीव मी? पहले मुझे बिलीव नहीं होता था, गीता पढ़ते थे बिलीव नहीं होता था। बता बिलीव क्यों नहीं होता था? बिकॉज ऑफ द फाइट, नॉन रिदम। मन करता था पहले जाकर थोड़ा सा टेस्टी खाना खा लूँ, फिल्म देख लूँ, कहीं किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूम लूँ। इतना बिजी था मैं, इतना ज़्यादा बिजी था, टाइम नहीं था वंडर्स के लिए। हमारे सेक्शन 1 को टाइम नहीं है। ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो देखेंगे ना, उनको लगेगा कि हाँ सर बातें तो अच्छी कर रहे हैं, बट ये सब बकवास है। अगर मैं आपको बोल दूँ नई फिल्म आई है और बहुत अच्छी है, तो आपका माइंड ये नहीं बोलेगा बकवास है, बोलेगा अच्छा ट्राई करके देखें। क्यों? पता है क्यों? बिकॉज उसके ई सेंटर को वो हिट करता है। यहाँ पर मैंने बोल दिया वंडर्स हैं, तो वंडर्स को पता नहीं कैसे यार क्या होता होगा वंडर्स। द प्रॉब्लम फॉर यू इज़ बिलीफ। और बिलीफ क्यों नहीं आता? बिकॉज अभी आपने उसको पढ़ा नहीं है, स्क्रिप्चर्स के पीछे झांका नहीं है। एनीवेज कुछ टाइम के बाद हो जाएगा। आप रहिए इसके साथ, स्क्रिप्चर्स के साथ रहिए। कैसे दिखेगा आपको इस दुनिया का वंडर्स, उसका प्रोसीजर बताया है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी भी चीज़ को, आपको उसका पूरा रूप समझ में आ जाता है। सिंबॉलिक नेचर, इस दुनिया में हर चीज़ एक सिंबल है, पता है? जैसे किसी घर के आगे नाम लिखा हो, शुक्लाज हाउस, तो सिंबल है कि इस घर में ये लोग रहते हैं। जो भी देवी देवताओं के फोटोज़ देखे हैं आपने, वो सब सिंबल्स हैं। हर चीज़ दुनिया में एक सिंबल है। अंदर के दरवाज़ा है इस दुनिया के वंडर्स का दरवाज़ा। तो आपको सबसे पहले उसका बाहर का रूप समझ में आ जाएगा, उसके बाद सिंबॉलिक नेचर समझ में आएगा। और ये सब कोई किताब से या गूगल से नहीं पढ़ना, आपको आपके ब्रेन को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। फिर पता चलेगा आपको कैरेक्टरिस्टिक, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, और लास्ट में पता चलेगा स्पेसिफिक यूज़, वो किस काम में आता है। बिना किसी गूगल को पढ़े आप एक पौधे को देखकर बता सकेंगे इसको तो ये बीमारी में खाना चाहिए। ये ऑलरेडी हम लोगों के साथ बहुत छोटे लेवल पे होता है, बहुत छोटे लेवल पे। एक पौधे को देखकर आप बता देंगे इस बीमारी में इसको खाना चाहिए, उसका स्पेसिफिक यूज़ ये है। आप किसी आदमी को देखेंगे वो बीमार है, आप बोलेंगे अच्छा तुम एक काम करो, तुम्हारे वो पड़ोस में जो एक आदमी है ना, उसको जाकर एक चम्मच वापस कराओ। क्यों? उसका तुमने चम्मच चुराया था, उसकी वजह से तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है। कोई कार्मिक लिंक था पास्ट। कैसे पता आपको? बिकॉज ऑफ योर सेक्शन 2B। हर चीज़ का उसका फिजिकल एस्पेक्ट, उसका सिंबॉलिक नेचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसकी क्वालिटी और उसका स्पेसिफिक यूज़। इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल रीडिंग। इसको शॉर्ट में स्पिरिचुअल रीडिंग कहते हैं। आपकी आंखें किसी भी चीज़ को मैट्रिक्स की तरह रीड करवाएगी कि पीछे से क्या है, वो एग्जैक्टली है क्या। अभी क्या होता है, हम लोग को देखते हैं और सोचते हैं ये क्या है यार, जैसे कुत्ते बिल्ली नहीं सूंघते रहते हैं, सेफ है कि नहीं, खाने लायक है कि नहीं, ऐसे हम भी आंखों से सूंघते रहते हैं, अरे यार ये सेफ है कि नहीं, खेलने लायक है कि नहीं, एंजॉय करने लायक है कि नहीं, दुश्मन है क्या। सेक्शन 2 भी खुलता है तो आप जानते हैं
ऑटोमेटिकली हर चीज़, जैसे गूगल का लेंस आजकल आया है, मैंने अभी डाउनलोड किया, उसमें ट्रांसलेट में आप जब उसको किसी भी भाषा में, जैसे आप इंग्लिश की बुक देख रहे हो और उसको कैमरे ऑन कर दो और गूगल ट्रांसलेट चालू कर दो, वो कैमरा ही देखते देखते उसको ट्रांसलेट कर देता है। मैंने अभी जर्मन की बुक इंग्लिश में ट्रांसलेट की, 3 पेजेस, बस बैठे बैठे 5 सेकंड के अंदर अंदर। ऐसे आपका आंख लोगों को देख रहा है और ट्रांसलेट कर रहा है। हर चीज़ का 4 चीज़ दिख रहा है उसको, उसका फिजिकल एस्पेक्ट, सिंबॉलिक नेचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक और उसका स्पेसिफिक यूज़, हर चीज़ मालूम पड़ जाता है। इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल रीडिंग। हम सब के सब इंसान हैं। इसके पहले या तो बंदर थे या कोई और जीव जंतु रहे होंगे, लेकिन फिलहाल हम इंसान हैं। इंसान के बाद हम क्या बनेंगे? हमारे द ग्रेट फेमस युवाल नोआ हरारी, वो कहते हैं पहले हम होमो सेपियंस थे, अब हम इंसान हैं। उसके बाद हम क्या होंगे? उनके हिसाब से हम होमो डायस होंगे, मतलब वो अलग स्पीसीज होगी फ्यूचर की। उनकी पूरी किताब है होमो डायस। आज से 50,000 साल बाद कुछ अलग ही स्पीसीज हम होंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारी कॉन्शियसनेस बदलेगी। फिलहाल हम इस बॉडी में इसलिए हैं बिकॉज हमारी बॉडी हमारी कॉन्शियसनेस के साथ मैच करती है। हमारे कॉन्शियसनेस के 2 रूप हैं, जैसे पानी के 2 रूप होते हैं, एक तो लिक्विड और दूसरा सॉलिड। तीसरा दिखता नहीं है, इसलिए मैं उसको हटा रहा हूँ। पानी कम से कम थोड़ा बहुत तो दिखता है। ऐसे हमारी कॉन्शियसनेस के 2 रूप हैं, एक लिक्विड और एक सॉलिड। लिक्विड वाली रात को जब हम अलग होते हैं, सपने में जाते हैं, तो सो लेती है, सपना देख लेती है। सॉलिड वाली अपने आप को बॉडी मानती है। ये 2 रूप हैं हमारे कॉन्शियसनेस के। लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस में ये फिजिकल बॉडी होना एक बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि मैं ये फिजिकल बॉडी हूँ, इसलिए हम अगले जन्म में भी फिजिकल बॉडी, ह्यूमन बॉडी बन के पैदा होंगे। हमको ये बहुत स्ट्रांगली बिलीफ है कि मैं इनका बेटा हूँ, मैंने अच्छा काम किया है, मेरे से बुरा हुआ है, इसलिए हम इसी लेवल पे, ह्यूमंस के लेवल पे ही ग्रो होकर के यहीं बार बार लाखों जन्म तक पैदा होते रहेंगे। हम है नहीं, ये हमारी कॉन्शियसनेस कोई बिलीफ है। जैसे एक छोटे बच्चे को अपने कपड़े से बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट हो जाता है। छोटी सी थी शिल्पा, इलाहाबाद में थी, नहीं बम्बई में थी, अब तो खैर शादी हो गई, उसके बच्चे भी होने वाले होंगे। बेडरूम में बैठी और चादर लपेट कर, पूरे बिस्तर का चादर लपेट कर ऐसे रख लिया। हम लोग देखे मेरा चादर है, मेरा चादर है। क्यों? क्योंकि सेम चादर मम्मी ने 2 खरीदा था, एक चाचा को दिया था और एक हमारे पास था, तो सेम टू सेम मैचिंग प्रिंट था। तो उसको लगा यहाँ पर मेरा चादर कहाँ से आ गया, मेरा चादर है, मेरा चादर है। मैंने कहा भैया ले जा तू चादर, मतलब मम्मी ने उसको दे दिया चादर। ये हमारी बॉडी वही चादर है। हमको पता भी नहीं कि इस रंग की ढेर सारी चादरें हैं और हम इस चादर के अंदर घुसते हैं। ज़नोगा कहती है द वर्सटाइल साइकिक नेचर, इस दुनिया का बहुत वर्सटाइल नेचर है। सूरज का अलग नेचर है, समंदर का अलग नेचर है। जब आपका थिंकिंग प्रिंसिपल डेवलप होता है तब जाकर के आप एवोल्यूशन में सेकेंड लेवल पे जाते हैं। आप इतनी आसानी से होमो डायस नहीं बनेंगे। होमो डायस तो पता नहीं क्या है। आप इतनी आसानी से एक सेज, एक ऋषि नहीं बनेंगे। उसके लिए आपके सेक्शन 3 को डेवलप होना होगा, तब आप इंसान से उठ करके एक ऋषि बनेंगे या एक अवतार बनेंगे। उसके लिए आपके इसी ब्रेन में सेक्शन 3 खुलना होगा, उसको अलग महसूस करना होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये बॉडी इस आदमी औरत ने पैदा किया था, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। जब बुद्ध वापस गए थे अपने पिता के पास, तुमने कहा आ जाओ बेटा आ जाओ, तुम राजपाट संभालो। बोलते किससे बात कर रहे हो, मैं नहीं हूँ वो, तुम्हारा बेटा तो गया, अब मैं बुद्ध हूँ, वो तो सिद्धार्थ था। उससे बात करते तो शायद राजपाट संभालता, लेकिन मैं तो अलग ही हूँ। मैं तो नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हूँ इस स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में। जब सेक्शन 3 हमारा खुलता है तो अकेले नहीं, सेक्शन 2 और सेक्शन 1, मतलब हमारे इस माइंड से जो अभी बढ़ कर रहा है, ISM वाला माइंड, और सेक्शन 2 जो इंट्यूशन करता है, इन दोनों की मदद से हमारा सेक्शन 3 हर चीज़ रिवील करता है। हर चीज़ का ट्रिपल नेचर है, इसका 3 नेचर है। हर चीज़ का 3 नेचर है। अभी फिलहाल आप नहीं देख पाओगे क्योंकि ये सेक्शन 1 क्या करता है 24 घंटे, ISM। मुझे कुछ फील करना है, मुझे कुछ फील करना है, मुझे परफ्यूम चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे टेस्ट चाहिए, मुझे आंखों में कुछ सेंसेशन चाहिए, मुझे कान में कुछ सुनना है, ये चलता है हमारे ISM में। या तो रात हो जाएगी तो मुझे सेक्स चाहिए, खाना सेक्स, यही चाहिए होता है सेक्शन 1 को। इसीलिए वो चीज़ों को समझ नहीं पाता। लेकिन जब आपके सारे ब्रेन के सेक्शन 1, 2, 3 ये सारे के सारे काम करेंगे, हमारे अंदर में जो सटल एसेंस है वो किसी भी रूप को समझ जाती है, उसके पर्पस को समझ जाती है और उस चीज़ की आवाज़ को पहचान जाती है। हर
हर चीज़ का ट्रिपल नेचर क्या है? उसका फॉर्म, उसका पर्पस और उसका की नोट या तो साउंड। ये जो हम लोग ओम ओम जप करते हैं, असल में वो ब्रह्मांड का की नोट साउंड है। हम कोशिश करते हैं उसको प्रोड्यूस करके कि हम उनके साथ वन हो जाएं। जनों का एडवांस में पढ़ा हम लोगों ने कि बहुत खतरनाक है, अगर आप ओम का जाप करते हैं तो ब्रेन में दिक्कतें हो सकती हैं। मतलब नहीं करना चाहिए। वो आपको जब सुनाई देगा तो आप अपने आप रिपीट करेंगे उसको। ये बड़ा खतरनाक है। इस सूत्र में बताया गया कि हमको पिछले जन्मों का नॉलेज कैसे होगा। नॉलेज मतलब खाली तुक्का नहीं कि कोई और आपको बता दे, ऐसा नहीं। ठीक ऐसे जैसे हाँ मैंने कल क्या खाया था, या मैंने कपड़े कहाँ रखे हैं, मेरा पैसा कहाँ रखा है, मेरा फ़ोन कहाँ है, ऐसा नॉलेज, एकदम हार्ड फैक्ट नॉलेज कि मैं पिछले जन्म में ये था। ये कब होगा? हमारे अंदर में दो चीज़ें हैं, एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी और एक रिजल्टेंट पैटर्न। इंटेंसिटी तो प्योर एनर्जी है, एकदम प्योर। पैटर्न है मेमोरीज, डिज़ायर्स, और वो भी रिपीटेड, ऐसी मेमोरी जो बार बार रिपीट होती है। जैसे हम किसी को मिस करते हैं, किसी को याद करते हैं, कुछ खाना चाहते हैं। एक बच्चा अपनी माँ को याद करता है, वो एक पैटर्न है। वो क्यों याद करता है? इसलिए नहीं क्योंकि प्यार है, इसलिए क्योंकि वो बार बार हुआ है। जैसे एक कागज़ को आप फोल्ड कर दीजिए तो उस पर एक पैटर्न बन जाता है। जब पैटर्न बन जाएगा तो कागज़ बार बार उसी तरह से फोल्ड होना चाहेगा। बड़ा प्यार नहीं है इस कागज़ को, इस कागज़ से बहुत प्यार नहीं है, ये बार बार मुड़ना चाहते हैं। नहीं जानू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, नहीं मैं तुमसे प्यार, ऐसा कुछ नहीं। बीच में एक पैटर्न है। ऐसे हमारे अंदर में पैटर्न्स होते हैं। वो मेमोरीज जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी से, रिजल्टेंट पैटर्न जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी से आप अलग कर पाते, ये सिरोगा आपसे चाहती है आप करें, यही आपका काम है। जैसे मैथ्स में आपको टेबल्स आनी चाहिए, ऐसे ही जिनोगा में आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी को रिजल्टेंट पैटर्न से अलग करना आना चाहिए। अगर ये करेंगे तो क्या होगा? हमको अचानक से पिछले जन्म का मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि ये सारे पैटर्न अलमारी में रखे हुए कपड़े की तरह है। इसके नीचे ये कपड़ा, इसके नीचे ये कपड़ा, आपने अभी फ़िलहाल एक कपड़े के साथ है, पिछला वाला कपड़ा उसके पैटर्न रखे हुए हैं। आपको फट से मालूम पड़ जाएगा, अच्छा इसके पहले मैं ये था, मैंने ये वाला कपड़ा पहना था और उसके बगल में ये कपड़े रखे थे। मतलब आपके माँ बाप पिछले जन्मों के, आप नहीं है वो उस बॉडी के रिलेटेड लोग। लेकिन ये कब पता चलता है? जब आप प्योर एनर्जी और पैटर्न को, रिजल्टेंट इंटेंसिटी को रिजल्टेंट पैटर्न से अलग कर पाएंगे। और फिर एक और चीज़ होती है, दूसरे के माइंड में कौन से थॉट्स चल रहे हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं, दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जनों का आपको यहाँ पर चौकन्ना करती है कि इस चीज़ में मत घुसिए। ठीक ऐसा ही है जैसे आप दूसरों के बाथरूम में झांक रहे हैं या दूसरे के बेडरूम की फ़ोटो ले रहे हैं। जहाँ कहीं पर भी सामने वाले की औकात, सामने वाले के थॉट्स आपको अगर विजिबल हो जाए तो अपनी नज़रें हटा लीजिए। डोंट ट्राई टू ओवर पावर द अदर पर्सन। आप जब किसी के थॉट्स को देखना शुरू कर देते हैं, जानना शुरू कर देते हैं, तो यू ट्राई टू ओवर पावर मत करिए। क्यों? नहीं तो नए पैटर्न्स बनेंगे। ये भी हम पढ़ेंगे अघोरा में। ऋण बंधन बनते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। बंधन होते हैं, एक तरह की शिकंजे होते हैं पास्ट लाइफ के। तो आज हम लोग यही ख़त्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेकंड स्टेज ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में जाएंगे आप तो उसके भी 4 स्टेजेस होते हैं, कल पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज है 15 तारीख, कल है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 मार्च को मैं रहूँगा नागपुर में। वहाँ पर अजय जी और शिल्पी जी हमारे जनोगी हैं, जिन्होंने एक प्रोग्राम अरेंज कराया है हम लोगों का होटल सेंटर पॉइंट में। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा अरेंजमेंट किया है। शाम को 3 से 5 बजे तक 23 तारीख को और 24 तारीख को, ये 2 दिन आप मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। उसमें हम एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, योगाशीष के नाम से एक नया ही प्रोग्राम है वो, जिसमें आप अगर फ्यूचर में मेरे साथ ज़िनोगी बनना चाहते हैं और इस दुनिया में ज़िनोगा को स्प्रेड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मोस्ट वेलकम है वहाँ पर। 3 से 5 23 तारीख को और 24 तारीख को अपने कैलेंडर में डेट मार्क कर लीजिए और अपने सवाल, जो आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, वो लिख करके मुझसे ज़रूर मिलिए 23 और 24 मार्च को नागपुर में होटल सेंटर पॉइंट में। आपको कुछ नहीं करना है, खाली इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है अपना नाम, अपना एड्रेस, बस, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और कुछ करना ही नहीं है। लिमिटेड सीट्स हैं, आपके लिए हम लोगों ने कुछ रिफ्रेशमेंट्स रखा है, तो प्लीज़ आइएगा और हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करिएगा 23 और 24 मार्च 3 से 5 बजे तक। ठीक है।